नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज हमारा ये 5वां नंबर का सेट है वो जो कि ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो जीके जीएस का होगा। जैसे कि आप लोग को पता है ग्रुप डी में टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, उनमें से आप लोग का 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग करेगा और 45 क्वेश्चन जो है वो जीके और जीएस से रहेगा, जिसमें आप लोग का 25 जो है सिर्फ साइंस का ही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए यहाँ पर साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो आप लोग साइंस पे थोड़ा अच्छा से तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो हम लोग वहीं पर 45 क्वेश्चन जीके जीएस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेट का। और आप लोग को बता दूं, अगर इसका प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो पीडीएफ के थ्रू आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसका सोल्यूशन डिटेल्स में देख सकते हैं जीके जीएस का, और मैथ रीजनिंग आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइंस को नहीं, सबसे पहले हम लोग जो इसका जीके पोर्शन है, जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन उसको कर लेंगे, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जीके वाला पोर्शन होगा वो इस सेट में स्टार्ट हुआ है प्रश्न संख्या 81 से। तो प्रश्न संख्या 81 से हम लोग करेंगे। पहले जीके और करंट अफेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो जीके का पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा 81 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो 81 नंबर क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स का आ गया है। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आप लोग को बता दूं कि जो हमारा गुजरात राज्य है ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। और यहाँ पर सिर्फ आप लोग को जीके और जीएस बता रहा हूँ, और मैथ रीजनिंग के लिए आपको जैसे बता दूँ कि पीडीएफ में टोटल आप लोग को टिक लगा हुआ मैथ रीजनिंग मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और अगर पूछे राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कितना न्यूनतम वर्ष होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 35 वर्ष। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष हो जाएगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगर पूछा जाए कि वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना है तो वो हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न है कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जो हमारा गरुड़ शक्ति अभ्यास, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास जो किसके किसके बीच होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो यहाँ पर दिया गया कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का कौन सा संस्करण 12 नवंबर 2024 को मोकोपासस सिजनटुंग इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत इंडोनेशिया के बीच जो अभ्यास गरुड़ शक्ति हुआ है 2024 में वो कहाँ हुआ है, तो वो इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। और ये जो है कौन सा नंबर का था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आप लोग बता दूँ ये जो संपन्न हुआ ये 9वां अभ्यास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 9वां अभ्यास, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 84 नंबर प्रश्न की मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। तो मुगल, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो मुगल शासक हमारे भारत में आए थे, पहला शासक जो दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य जो आया था, पहला शासक था वो बाबर था, जो कि दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया। तो बाबर जो है वो किसके वंशज थे उसके अनुसार आपको समझना है। तो मुगल या फिर बाबर कह सकते हैं, वो किसके वंशज थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया मातृवंश के आधार पर। तो अगर पितृवंश के आधार पर पूछता तो इसका राइट आंसर तैमूर होता है, लेकिन मातृवंश के आधार पर पूछा जा रहा है तो वो चंगेज खां हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंगेज खां। अब यह मातृवंश और पितृवंश समझने का मतलब ये है कि जो बाबर था, बाबर के जो पिताजी थे वो तैमूर मतलब वंश के थे, लेकिन मातृ अर्थात माता जो उसका है वो चंगेज खां के वंश के थे। इसलिए यहाँ पर मातृवंश के आधार पर पूछा जाएगा तो चंगेज खां लगाइएगा। अगर पितृवंश के आधार पर पूछेगा, पैतृक वंश के आधार पर, तो तैमूर लगाइएगा। इसे आप लोग याद रख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मातृवंश के आधार पर पूछा गया मुगल किसके वंश थे, तो वो हो जाएगा चंगेज खां के। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 85 है कि गोची त्योहार एक भारतीय है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है।
तो गोची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा गोची त्योहार जो मनाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोची त्योहार कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो वो किया गया है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो किया गया है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 87 है और प्रश्न संख्या 87 में पूछा जा रहा है कि किसने दुनिया के पहले CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पहला ऐसा संयंत्र जो कि CO2 से मिथेनॉल का रूपांतरण करता है ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया NTPC के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, NTPC। और NTPC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो NTPC का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 88 और प्रश्न संख्या 88 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा कारक है इनमें से जो कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? तो 4 ऑप्शन है, जलवायु, मूल सामग्री, भूस्खलन और स्थलाकृति। तो याद रखिएगा जो हमारा यहाँ पर भूस्खलन है, ये भूस्खलन जो है ये क्या करता है? मिट्टी जो है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। भूस्खलन से जो है मिट्टी का निर्माण प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूस्खलन। याद रखिएगा आप लोग 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूस्खलन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 89 है कि किसने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली है? तो 91वें मुख्य न्यायाधीश जो बना है वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है वो 91वें मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में यही है और इससे पहले जो थे वो थे DY चंद्रचूड़ जी थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ जी थे। और यहाँ पर 91 कौन हो गया? तो ये हो गया जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 90 और प्रश्न संख्या 90 में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जोरोस्टर एक डैश पैगंबर थे। तो जोरोस्टर जो है वो कहाँ का एक पैगंबर थे? तो याद रखिएगा ये जो है जोरोस्टर एक ईरानी पैगंबर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ईरानी पैगंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 71 है कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्दों एगर और कल्चर से बना है। यहाँ पर एगर का अर्थ क्या है? तो एगर का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है चट्टान हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया और पौधे। तो ये 4 ऑप्शन है। तो एगर का अर्थ जो होता है यहाँ पर मृदा होता है। ऐसे भी एग्रीकल्चर जो क्या है वो खेती से संबंधित है। खेती हम लोग किस में करते हैं? खेत में करते हैं। और ये तो मृदा से संबंधित हो गया। तो इसमें जो एग्रीकल्चर में एग्री शब्द है ये मृदा के लिए प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मृदा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 92 है कि 22 दिसंबर 1901 ईस्वी को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा शांति निकेतन का स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 93 है कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या आप लोग याद रखिएगा वो 9 है। अब कौन कौन सा था आप लोग को एक साइड से बता रहा हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक इधर से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद उसके बगल में आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर उधर से साइड जाइएगा जम्मू कश्मीर, इधर से उस साइड जाइएगा तो वहाँ जाएगा आप लोग का चाइना। चाइना के बाद आ जाएगा वहाँ पर नेपाल है अपना, फिर भूटान हो जाएगा, उसके बाद म्यांमार हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और हमारा लास्ट में मालदीव हो गया। तो टोटल कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 देश जो है हमारा वो क्या है? भारत के पड़ोसी देश। इसलिए इसकी कुल संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 94 की समंथा हार्वे ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा समंथा हार्वे जो उपन्यास जिस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है वो उपन्यास है ऑर्बिटल। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार का
बुकर पुरस्कार किसको मिला है? समंथा हार्वे को मिला है। और किस लिए मिला है? तो ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑर्बिटल। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 95 है कि सरकार ने इसरो को किस वर्ष शुक्रयान नामक अगला वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, सरकार ने इसरो को जो है ये शुक्रयान के लिए जो है अगला वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की अनुमति दी है, वो दी है 2028 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2028 में जो है वो शुक्रयान को लॉन्च किया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? अब संसदीय सरकार की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है संसद में टोटल 2 सदन होता है, एक तो उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। और पता है आप लोगों को कि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये विशेषता ये सही है। विधायिका में तो मंत्रियों की सदस्यता होता है, ये सही है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा है कि निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा गलत दिया गया है। ये विशेषता नहीं है संसद का, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग सीखे कि राज्यसभा जो ऊपरी सदन है उसको तो भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कथन जो हमारा हो गया वो संसद का विशेषता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरा चौथा ऑप्शन है ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर 97 नंबर प्रश्न है कि 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जो जीता है वो जीता गया है पंकज अडवाणी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पंकज अडवाणी ने ही 28वां विश्व बिलियर्ड्स अवार्ड जो है वो जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 98 और प्रश्न संख्या 98 में क्या करना है? मिलान करना है। एक साइड में जो हमारा है व्यक्ति है और दूसरे साइड में पद या नियुक्ति है। तो इस 98 का इसे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो दीपक अग्रवाल की बात करें तो दीपक अग्रवाल कौन थे? याद रखिएगा, दीपक अग्रवाल जो है वो नाफेड के पूर्णकालिक एमडी है। कौन है? दीपक अग्रवाल तो नाफेड के पूर्णकालिक एमडी है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिलान कर सकते हैं, एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद आशीष खन्ना की बात करें तो आशीष खन्ना जो है वो ISA का महानिदेशक है, अर्थात ISA को क्या को बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल सोलर क्या कहते हैं? अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका महानिदेशक जो है वो आशीष खन्ना है। उसके बाद यहाँ पर अरविंदर सिंह साहनी। तो अरविंदर सिंह साहनी जो है वो कौन है? तो याद रखेगा अरविंदर सिंह साहनी जो है वो IOC का अध्यक्ष है। तो IOC का अध्यक्ष कौन हो गया? अरविंदर सिंह साहनी हो गया। उसके बाद तुलसी गबार्ड जो है वो तुलसी गबार्ड जी है वो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है। इसका जो हो जाएगा वो D का हो जाएगा 3। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नाफेड का पूर्णकालिक MD हो गया दीपक अग्रवाल और ISA का जो महानिदेशक है वो आशीष खन्ना हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें राष्ट्रीय खुफिया का निदेशक जो है वो तुलसी गबार्ड हो गया और भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष जो है वो अरविंदर सिंह साहनी है। इस पर ये करंट अफेयर्स का मिलान करने क्वेश्चन दिया था। और यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 की भारत में अफस्पा पहली बार कब लागू किया गया था? तो ये जो है पहली बार लागू हुआ था भारत में अफस्पा, ये 1958 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1958 ईस्वी। अफस्पा जो पहली बार लागू हुआ था वो 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 100 है और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि जगुई और चेलोम जो है वो किस राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं? तो याद रखिएगा जगुई और चेलोम जो है वो मणिपुर राज्य की 2 नृत्य शैलियाँ हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मणिपुर। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं किसका? GK और करेंट अफेयर्स का। अब हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे साइंस का। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को पता है कि ग्रुप D में साइंस से ही वेटेज ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन है। उसके बाद मैथ रीजनिंग तो है ही। तो चलते हैं हम लोग साइंस के इधर। तो साइंस का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग कि क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें कौन सा पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम क्लोरेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KClO3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा
KClO3। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि एक घोल जिसका pH मान कितना है 4 है और दूसरा घोल जिसका pH मान 10 है को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल का pH मान कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि pH मान अगर 7 से कम होता है तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और pH मान 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। और जिसका pH मान 7 होगा उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। तो यहाँ पर अगर pH मान 4 वाला की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और pH मान 10 जो है ये हमारा क्या है, क्षार है। और हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, तो लवण बनता है और उसके बाद जल बनता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए जब हम लोग दोनों को मिलाएंगे अम्ल और क्षार को, तो मिलाने के बाद जब परिणामी घोल का pH मान होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और ये हमारा लग रहा है यहाँ पर सवाल है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी वस्तु की मात्रा 20 की गड़ा है और पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक अध्यारोपित हो ताकि 100 मीटर पर सेकेंड से गति क्या कह रहा है, मिले। तो यहाँ पर हम लोग को फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की मात्रा 20 की गड़ा है, अर्थात हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, द्रव्यमान जो है वो 20 kg दिया गया है। उसके बाद फोर्स जो दिया गया है, बल, वो कितना दिया गया, 100 न्यूटन दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो त्वरण जो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ से हम लोग अगर त्वरण निकालें तो हो जाएगा F/m, अर्थात जो हमारा बल है वो 100 न्यूटन है, 100/20 हो गया, अर्थात 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया, त्वरण हो गया। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब हम लोग के क्या पूछा जा रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड की गति मिले, वो मतलब कितने समय तक, 100 न्यूटन का बल कितने समय तक अध्यारोपित करें ताकि उसे 100 मीटर पर सेकेंड की गति मिले। तो हम लोग को गति निकालना, अर्थात v बराबर जो होता है वो u + at होता है। अब 0 से स्टार्ट करेगा और हमको गति कितना लाना है, 100 मीटर पर सेकेंड लाना है, तो इसके लिए कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। शुरू कर रहे हैं हम लोग कितना, 0 गति से शुरू कर रहे हैं और हमको लाना है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड लाना है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग 0 से, तो यहाँ पर प्रारंभिक गति क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हमारा 0 हो गया। उसके बाद गति लाना है, कितना गति लाना है, 100 मीटर पर सेकेंड लाना है। हम लोग v की जगह पर 100 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा त्वरण निकल के आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 5, और यहाँ से हमको t निकालना है, तो t बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 सेकेंड। यहाँ से हमारा t बराबर निकल के 20 बार में कट जाएगा ये 100। तो इस प्रकार आप लोग इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये सवाल जो हमारा फिजिक्स का है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का कोण कितना मुड़ेगी। तो याद रखिएगा, जब भी आपतित किरण के लिए समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाएगा, किसी भी डिग्री से घुमाया जाएगा, मान लेते हैं थीटा डिग्री से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है, अर्थात दोगुना हो जाता है। यहाँ पर 15 डिग्री से घुमाया जा रहा है तो इसका जो परावर्तित कोण हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के कौन से नियम से। तो जो गति का नियम बोलते हैं हम लोग उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम भी बोलते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम से ही अगर किसी पौधा को हम लोग झुलाएंगे तो उसका पत्ती क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और हम लोग किसी कपड़ा से अगर गंदगी निकालना होता है तो क्या करते हैं, किसी कहीं पर टांग देते हैं कपड़ा को और उसको हम लोग लाठी लेकर डंगाते हैं। डंगाने से क्या होता है, वो जड़त्व के कारण ही उसका गंदगी जो है वो धूल जो होता है वो झड़ जाता है। तो ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एनेमोमीटर जो है वो वायु का वेग है, ये हमारा सही दिया गया है। उसके बाद एमीटर की बात करें तो ये क्या मापता है, विद्युत धारा का मापता है, ये भी सही है। टेकोमीटर दाब अंतर मापता है, ये गलत दिया गया। फिर उच्च तापकरण जो है वो पैरोमीटर मापता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत दिया गया था वो टेकोमीटर दाब अंतर दिया गया। तो टेकोमीटर जो है वो दाब अंतर को नहीं मापता है, बल्कि ये जो मापता है वो मशीन की डिस्क या शाफ्ट की घूर्णन गति को मापता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गलती दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 7 है कि कृत्रिम वर्षा के लिए
मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग AgI। और जो हमारा यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ऑप्शन ए है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं तो वो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, अर्थात AgBr का। और AgI का हो गया कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि अपने जीनोम के DNA संस्करण को होस्ट सेल DNA में डालने के लिए HIV एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंटीग्रेज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है। तो 24 घंटे का जो औसत होता है गुणता मानक किसके लिए, तो औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे के लिए औसत जो होता है वो होता है 1.5 UG पर मीटर क्यूब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है कि यदि मल जल पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो मल जल को पूर्णतः ऑक्सीकरण कर देंगे, अर्थात उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो नाइट्रोजन का स्वरूप जो होगा वो नाइट्रेट हो जाएगा, तो नाइट्रेट के रूप में वो बदल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। तो भारत में जो स्वीकार ध्वनि प्रदूषण का स्तर की सीमा है वो 40 से 45 डेसिबल के बीच है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो वो 2 गैस है जिसके कारण होता है। एक तो हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी के कारण जो है क्या होता है, अम्ल वर्षा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है कि Zn+2HCl, उसके बाद जो है एरो के बाद है H2+DnCl2। ये हमारा एक अभिक्रिया दिया गया है, कह रहा है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया या प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Zn जो क्या कर रहा है, HCl से क्लोरीन को विस्थापित कर ले रहा है। तो ZnCl बन गया, उसके बाद H क्या हो गया, अकेले ही रह गया। तो यहाँ पर Zn क्या कर रहा है, Cl को विस्थापित कर रहा है, मतलब एक ही जो है तत्व विस्थापित करे। यहाँ पर H जो है इसके पास तो कुछ है ना जो H इसको विस्थापित करेगा, तो यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ Zn क्या कर रहा है, Cl को विस्थापित कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14, और प्रश्न संख्या 14 में पूछा रहा कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है हमारा एक कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, दूसरा ऑप्शन है सागर की गहराई, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या, और चौथा ऑप्शन है सूर्य की त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, पृथ्वी की त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है कि ग्रहणी में बसा गोलिकाओं का टूटना छोटी बूंदों में होता है जो सतह का एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, जिस पर एंजाइम अग्नाशयी लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाने के लिए कार्य कर सकता है, जिसके रूप में जाना जाता है। तो जिसके रूप में किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो हेमेटाइट तांबा का यही गलत है। हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, न कि तांबा का है। बाकी बात बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क सही है। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क ये भी सही है, और पिच ब्लेंड यूरेनियम का जो है अयस्क ये भी सही है। तो हमारा पहले नंबर ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एथेनॉल जिसको हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, या फिर जैसे कि शराब वगैरह हो गया इसको हम लोग एथेनॉल ही बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसको विकृतीकरण करने के लिए, अर्थात इसको जो विषैला बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे, विषैला पदार्थ मिलाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है वो एक विषैला पदार्थ है। तो इसी का मिश्रण इसमें किया जाता है ताकि क्या हो, वो
मतलब इसका प्रयोग ना किया जाए विषैला बनाने के लिए, और इसका ही मिलान करके मतलब अल्प मात्रा में जिसको दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि मिथाइल अल्कोहल का जो है प्रयोग किया जाता है किस लिए, एथेनॉल को विकृत करने के लिए अर्थात विषैला करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है कि भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं जांतव चारकोल अर्थात जंतु का चारकोल को हम लोग कहते हैं जांतव चारकोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधाघर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो पौधाघर अर्थात हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मुख्यतः जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है वो ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट के लिए क्या है जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम लोग 19 प्रश्न कर लिया और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 हमारा यहाँ पर है कि कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग को यह औषधि प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा कुनैन जो है वो तने या छाल की शाखाओं से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तने या छाल की शाखाओं से, सॉरी तने या शाखाओं के छाल से। नेक्स्ट प्रश्न का एक ऐसा है कि जब पादप विविधता को विकृति आवास में संधारित किया जाता है तो यह किस संरक्षण को कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 की निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाला जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया। तो ये जो उपयोगी पाया गया है ये हाथी घास और पार्थेनियम, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उद्वर्ध या फिर एडम्स एप्पल कहा जाता है। यह कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि थायराइड उपास्थि। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न जो हमारा है 24 नंबर वो प्रश्न कह रहा है कि मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर जो है वो उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रह सकता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोशिकाओं में तरल रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल या फिर उभयचर भी कहा जाता है। जल स्थल चर या फिर उभयचर कहते हैं वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों तक जगह पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 जीके और करंट अफेयर्स का और 25 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस का कर लिए हैं। और उसके बाद आप लोग मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो PDF देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा और इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप लोग मिल सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के लिए, इसी प्रकार क्वेश्चन लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।